हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने कहां पर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बलरामपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को कौन से रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 9वें। अब दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपको 10वां बताया था। दरअसल बात ये थी कि कई सोर्सेज पर हमने देखा था तो उसमें ये जो हैदरपुर वेटलैंड है इसे 10वां रामसर स्थल बताया गया था उत्तर प्रदेश का। और कई सारी जो न्यूज साइट्स हैं तो उस पर भी ये 10वां बताया गया था। लेकिन फिर बाद में जब हमने देखा और भी कई सोर्सेज पर तो पता चला कि ये 10वां नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल होगा। और इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के 8 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश का है। इसे 19 सितंबर 2019 को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। दूसरा है, आपको ध्यान रखना है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। तीसरा है समन बर्ड सेंचुरी। चौथा है समसपुर बर्ड सेंचुरी। पांचवा है सैंडी बर्ड सेंचुरी। और छठवां है सरसई नावर झील। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट टू नरूरा स्ट्रेच। और इसके अलावा सूर सरोवर ये रामसर साइट में घोषित किया गया है। और अभी जो है ये नवा रामसर साइट जो है हैदरपुर वेटलैंड ये उत्तर प्रदेश का नवा साइट होगा जिसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उत्तर प्रदेश का ये नवा रामसर साइट स्थल होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो WhatsApp नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जनपद गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित परियोजनाओं का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन है, संकेत महादेव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, PV सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है मणिपुर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुरेश यादव। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के पहले भारतीय मूल के फ्लाइट सर्जन कौन बने? तो ये बने हैं अनिल मेनन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह ने किस चोटी को फतह किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, माउंट पितालसू को। 27 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही हैं नीतीश कुमार सिंह, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट पितालसू को फतह करके भारत का गौरवशाली तिरंगा फहराया। और ध्यान रखना है, जो माउंट पितालसू ये कितनी ऊंची है, तो ध्यान रखना ये 14,000 फीट ऊंची है।
माउंट पितालसू पर नीतीश कुमार सिंह ने अपनी चढ़ाई 24 नवंबर को शुरू की थी। उन्होंने इस मिशन को दिल्ली की संस्था सहयोग केयर फॉर यू के साथ मिलकर पूरा किया है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पर्वतारोही नीतीश कुमार है, इन्हें गोरखपुर के उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु गोरखपुर का यूथ इलेक्टर आइकन ऑफ गोरखपुर भी बनाया गया है। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों पहले भी जो पर्वतारोही नीतीश कुमार हैं, इन्होंने माउंट किलिमंजारो को भी फतह किया था, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो नीतीश कुमार है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और अगर पूछा जाए कि किस जिले से, तो ये गोरखपुर से रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 9 से 14 दिसंबर 2021 से छठे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 9 से 14 दिसंबर 2021 से छठे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो शिखर सम्मेलन है ये हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है, ऑनलाइन और भौतिक रूप से। कहाँ पर? तो ध्यान रखना है NMCG कार्यालय नई दिल्ली और IIT कानपुर में। अब यहाँ पर जो वर्ड है NMCG, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। 2021 की थीम क्या है? तो ध्यान रखना है नदी संसाधन आवंटन, क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन। ये 2021 की छठे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की थीम है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 44,605 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2021 को 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे 10.62 लाख हेक्टेयर यानी 10,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही 62 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इस प्रमुख केंद्र संचालित नदी जोड़ने की परियोजना को लागू करने के ऐतिहासिक समझौते पर मार्च 2021 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अब दोस्तों ये जो समझौता है ये नदियों को आपस में जोड़ करके सूखाग्रस्त और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, जो पानी की अधिकता वाले क्षेत्र हैं, वहां से पानी ले जाने के लिए अंतर्राज्यीय सहयोग की शुरुआत करता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 8 नवंबर 2021 को केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे 62 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलेगा, और ध्यान रखना है कि इससे जो है 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की भी सुविधा मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2023 में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा? गगनयान। ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये जो जानकारी है वो संघ राज्य स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित मिशन भी होंगे। जो इसमें दूसरा मिशन होगा वो 2022 के अंत में इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट व्योम मित्र ले जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित मिशन होंगे, उनमें से जो दूसरा मिशन होगा वो 2022 के अंत में इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट को ले जाएगा, और उसका नाम क्या होगा रोबोट का? तो ध्यान रखना है व्योम मित्र इस रोबोट का नाम होगा। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर अगर इसरो की बात की जाए तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 15 अगस्त। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसरो के जो डायरेक्टर हैं वर्तमान में, तो वो कौन है? तो के सिवान वर्तमान में इसरो के
डायरेक्टर हैं, ये इसरो के चीफ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भाषा संगम नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय की ओर से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने भाषा संगम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन में 100 से ज्यादा वाक्य हैं जो विभिन्न विषयों पर डिजाइन किए गए हैं, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में बुनियादी बातचीत सीखने, खुद का परीक्षण करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देते हैं। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत भर के लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाओं को सीखने और उनकी संस्कृति के करीब आने में सक्षम बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भाषा संगम एप्लीकेशन ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और दोस्तों इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। पिछला जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि नमस्ते योग जो एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा किसको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण दोषी को। जाने माने भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार 2022 में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। उनकी कई प्रतिष्ठित इमारतों में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु और अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग 1989 में, इंदौर जिसने 1995 में वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार भी जीता था, तो इसमें वो भी शामिल है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारतीय वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, इन्हें जो है दुनिया के सर्वोच्च वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान रॉयल गोल्ड मेडल ये प्रदान किया जाएगा। कब? तो ध्यान रखना है 2022 में, और ये भारतीय है, तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का प्रतीक है। 10 दिसंबर 1901 को भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और तब से हर 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है और नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। वो कहाँ पर दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्वे के ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और पहली बार ये कब दिया गया था? तो 10 दिसंबर 1901 को ये पहली बार दिया गया था। और दोस्तों 2021 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए तो उनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 2021 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है वो दिया गया है डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को। केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन के क्षेत्र में दिया गया है बेंजामिन सूची और डेविड WC मैकमिलन को। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है सिकुरो मनावे और क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिस को। और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है अब्दुल रजाक गुरना को। और शांति के क्षेत्र में दिया गया है मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव को। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है डेविड कार्ड, जोसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो W इम्बेंस। अब दोस्तों 2021 के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं इसके लिए हमने अलग से एक एनिमेशन आधारित वीडियो बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक बार उस वीडियो को देखने के बाद आपको 2021 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2021 को ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं की 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता? तो ये जीता है एस विद्या रानी देवी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट होगा। एस विद्या रानी देवी ने 10 दिसंबर 2021 को ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। विद्या रानी देवी ने कुल 198 किलोग्राम भार उठाकर नाइजीरिया की आदिजात ओलारिनो के बाद दूसरे स्थान पर रही। हालांकि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के नियम के अनुसार उन्हें क्लीन एंड जर्क वर्ग में अपने 114 किलोग्राम के प्रयास में सबसे अधिक वजन उठाने के लिए एक स्वर्ण पदक भी मिलेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप चल रही है तो उसमें महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में जो एस विद्या रानी देवी हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना है इन्होंने रजत पदक जीता है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो संकेत महादेव है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इसी राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, और जो झिली दल बहेरा हैं उन्होंने भी रजत पदक जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीना गुप्ता को। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की कर्तव्य प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों की युवा गणितज्ञों के लिए 2021 रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनकी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। प्रोफेसर गुप्ता रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है ये इस अवार्ड को पाने वाली तीसरी महिला है। रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष एक प्रख्यात गणितज्ञ को दिया जाता है जो पुरस्कार के वर्ष के 31 दिसंबर को 45 वर्ष से कम आयु का होता है। यानी यहाँ पर एज भी मैटर करती है। जिस वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो उस वर्ष के 31 दिसंबर को उसकी जो एज है वो 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है 2021 के लिए अवार्ड किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो ध्यान रखना है असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना 2021 की थीम रही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इस दिवस को मनाने के प्रस्ताव को अपनाया था। ये जो दिवस है ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी त्वचा के रंग, संस्कृति, पृष्ठभूमि आदि के कारण अलगाव की भावना को मिटाने के एजेंडा के साथ इसे अपनाया गया था। वर्ष 1952 में संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने लगभग 2 लाख मानवाधिकार टिकटों का अग्रिम आदेश दिया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इस दिवस को मनाने के प्रस्ताव को अपनाया था। अब दोस्तों ये जो मानवाधिकार दिवस है तो मानवाधिकार यानी मनुष्यों के जो अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आता है, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम व शिक्षा का अधिकार, ये मानवाधिकार में मुख्यतः शामिल हैं। अब दोस्तों ये दिवस वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हम दिसंबर के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने आपको बताए हैं उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो दिव्यांग दिवस, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस और विश्व मृदा दिवस। यहाँ पर विश्व मृदा दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है 5 दिसंबर को। 6 दिसंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये 6 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 9 दिसंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और 10 दिसंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं क्योंकि दिवस से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 13 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को विकसित किया है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, स्विट्जरलैंड। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही। ऑप्शन नंबर ए है 37वें स्थान पर, बी है 21वें स्थान पर, सी है 28वें स्थान पर और डी है 45वें स्थान पर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन यानी जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।